Assalamu alaikum. This is Sir Mohammed Hamza here from accounting. So today we are going to do March 2022 IGCSE paper 12 for O level and IGC MCQs. और 2020 से O level और IGCSE का पेपर पैटर्न और सिलेबस सेम है, तो इसलिए दिस पेपर इज रेलेवेंट फॉर O level स्टूडेंट्स एज वेल. विच इज प्रिपेयर्ड बाय बुक कीपर. तो बुक कीपर का काम होता है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना, तो जो रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स वाला या बेसिक स्टेज है अकाउंटिंग का वो बुक कीपर हैंडल करता है. तो बुक कीपर एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बनाएगा, वो कैश बुक बनाएगा, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, जो कि थोड़ा बेसिक लेवल का काम है. विच आइटम इज एन एसेट. एन अमाउंट ओइंग बाय क्रेडिट कस्टमर्स, ये ट्रेड रिसीवेबल होता है. अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स और अमाउंट ओइंग बाय क्रेडिट कस्टमर्स, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स, ये एसेट होता है हमारा. लेकिन खैर हम और भी ऑप्शंस को कंसिडर करेंगे. एन अमाउंट ओइंग टू क्रेडिट सप्लायर्स, दो, ये ट्रेड पेबल है और ये लाइबिलिटी होता है. इंटरेस्ट एक्रूड और बैंक लोन, एक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस का एक्रूड लाइबिलिटी होता है. रेंट रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम टेनेंट. अब देखिए प्रीपेड इनकम ना, अगर इनकम अर्न रिसीव कर लिया लेकिन अभी अर्न नहीं की, यानी सर गुड्स से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए, तो वो प्रीपेड इनकम होती है. प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी होती है. तो इसका आंसर ए होगा. Fatima required additional finance from business and borrowed funds from Ali. The deposited into the business bank account. How did Fatima record this? तो जब हम लोन रिसीव करेंगे बैंक डेबिट होगा और जो लोन है वो क्रेडिट होगा, और लोन अली का तो लोन अली क्रेडिट होगा. तो बैंक डेबिट अली लोन क्रेडिट, इसका आंसर ए होगा. क्योंकि इसमें एसेट भी इंक्रीज हो रहा होता है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही होती है एट द सेम टाइम. ऑन 1 मार्च a business owed its supplier 9500. During March the following transactions took place. How much did the business owed its suppliers on 31st March? और कुछ हमें गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स, चेक पेड टू सप्लायर्स, कैश डिस्काउंट रिसीव. तो हमें ट्रेड पेबल का सारा डेटा दिया हुआ है, परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट का. तो अगर आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट है तो प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर अ टी अकाउंट. तो उस पर ट्रेड पेबल का टी अकाउंट बना के आराम से आंसर निकाल सकते हैं. और ये वर्किंग का अकाउंट है तो बिल्कुल आप रफ बना, इसको फेयर करने में टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा. 9500 ओपनिंग बैलेंस है. परचेजेस 10,000 की हैं. परचेज रिटर्न जो है वो अकाउंट्स पेबल में डेबिट होता है और परचेज रिटर्न में क्रेडिट होता है. जो सप्लायर को पेमेंट करते हो बैंक में क्रेडिट होती है या डेबिट होती है. डिस्काउंट रिसीव अपने अकाउंट में क्रेडिट होता है, इनकम है यहाँ डेबिट होती है. अब वो कितना सप्लायर ओ करते हैं एंड में, तो बैलेंस शीट हम आराम से निकाल सकते हैं. 9500 प्लस 10,000 माइनस 200 माइनस 8900 माइनस 100, तो इसका होगा 10,300. तो इसका आंसर सी होगा. Which document from a supplier reduces the which document from a supplier reduces the amount owed by a customer. अब इसमें थोड़ा सा ये समझना है कि देखिए कस्टमर किसका होगा. अब ये डेफिनेटली से सप्लायर के व्यू पॉइंट से पूछा है, क्योंकि अगर विच डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ सप्लायर रिड्यूसेस द अमाउंट ओइंग फ्रॉम द ओड बाय द कस्टमर. तो हमारे लिए तो सप्लायर का ट्रेड पेबल लाइबिलिटी होता है. लेकिन अगर हम सप्लायर के व्यू पॉइंट से देखें तो हम सप्लायर के लिए कस्टमर होते हैं, क्योंकि वो हमें गुड सेल, वो हम गुड्स परचेज कर रहे होते हैं, वो हमें गुड सेल कर रहा होता है. तो एक ही चीज़ कैसे, एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इनवॉइस से तो बढ़ेगा, तो इनवॉइस तो आंसर नहीं होगा. अब इस केस पे क्या होगा, अगर कस्टमर हमें सेल्स रिटर्न करता है, सेल्स रिटर्न से
अमाउंट रिड्यूस होगा। लेकिन अब उसने सेल्स रिटर्न नहीं, परचेज सेल्स रिटर्न के उसने यहाँ परचेज रिटर्न का बट यूज़ नहीं किया। तो अब सेल्स रिटर्न जब हमें कस्टमर करेगा तो हम उसको क्रेडिट नोट इशू या सेंड करेंगे। और डेबिट नोट रिसीव करेंगे, क्योंकि अब कस्टमर हमें सेल्स रिटर्न कर रहा है तो हम उसका ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट रिड्यूस कर उसको क्रेडिट करेंगे। तो हम उसको कस्टमर को क्रेडिट नोट भेजेंगे एज नोटिफिकेशन दैट यस वी हैव क्रेडिटेड योर अकाउंट बाय दिस अमाउंट। तो इसलिए इस पे अच्छा क्रेडिट नोट होगा, क्योंकि फ्रॉम अ सप्लायर। तो सप्लायर तो क्रेडिट नोट भेजेगा, डेबिट नोट तो फ्रॉम अ सप्लायर नहीं, डेबिट नोट टू द सप्लायर होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यू था। पेपर में ना भी सही हो तो थ्रेशोल्ड में एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें बड़ा इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड कि किसके व्यू पॉइंट से पूछ रहा है। व्हाट इज रिकॉर्डेड इन अ पेटी कैश बुक? ऑल कैश ट्रांजैक्शंस नो। कैश परचेज कैश एक्सपेंसेस ओनली, नहीं, जो छोटे एक्सपेंसेस होंगे वो रिकॉर्ड होते हैं। परचेज ऑफ स्मॉल वैल्यू आइटम्स, व्हाट इफ ऑन क्रेडिट, तो वो तो फिर पेटी कैश में नहीं आएगा। स्मॉल कैश ट्रांजैक्शंस, अब ये देखिए ओवरऑल आपके कवर करता है जो स्मॉल अमाउंट्स हम रिसीव करते हैं, जो स्मॉल अमाउंट्स पे करते हैं, और जो इम्प्रेस्ड अमाउंट हम रिसीव कर रहे होते हैं। इम्प्रेस्ड अमाउंट को रिस्टोर करने के लिए जो हम अमाउंट रिसीव कर रहे होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो स्मॉल कैश छोटी कैश ट्रांजैक्शंस के लिए हम पेटी कैश बुक यूज़ करते हैं, तो आंसर डी होगा। Jacob settled the account of Ahmed, a credit supplier. He made the following entries on the credit side of his cash book. ऑब्वियसली सप्लायर को पेमेंट करेगा तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में एंट्री करेगा। तो बैंक देके क्रेडिट हो रहा है 195 से, और ये जो डिस्काउंट कॉलम है कैश बुक का, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ये कैश बुक में जो डिस्काउंट अलाउड है वो डेबिट साइड में होता है, डिस्काउंट रिसीव का कॉलम क्रेडिट साइड में होता है। तो अगर सप्लायर को पेमेंट किए तो उसे 195 पे कर रहे हैं और 5 कॉस्ट से डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। तो बैंक डेबिट होगा, और कह रहे डेबिट साइड में अहमद के अकाउंट। तो अहमद के अकाउंट में हम ये पेमेंट भी डेबिट करेंगे और ये डिस्काउंट रिसीव भी डेबिट करेंगे। तो बैंक 195 एंड डिस्काउंट रिसीव 5। द टोटल ऑफ द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, total of the debit column of the trial balance for more than the total of the credit column. One account balance had been entered in the wrong column. तो उसमें बात समझने की ये है, which one was it? कैश। एक अकाउंट को रॉन्ग कॉलम में एंटर किया गया। अब अगर कैश अगर रॉन्ग कॉलम है तो कैश नॉर्मली डेबिट साइड में आता है। तो अगर हम कैश को क्रेडिट साइड में लिया होता तो इजंट इट क्रेडिट कॉलम एक्सीड कर रहा होता डेबिट कॉलम को, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव को अगर हमने डेबिट कॉलम क्रेडिट उसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि बैंक में अगर हमने उसको डेबिट कर दिया तो डेबिट साइड ओवर स्टेट हो जाएगी, तो ये हो सकता है। बट वी विल कंसिडर ड्राइंग्स भी डेबिट होती हैं, अगर उसे क्रेडिट कर दिया तो फिर क्रेडिट साइड ग्रेटर आनी चाहिए थी। अब इस पर कोई ऐसा आंसर चूज कर ले जिसकी वजह से डेबिट, जो कि रीजन हो कि वाई डेबिट कॉलम इज ग्रेटर देन द क्रेडिट कॉलम। इररिकवरेबल डेट्स, अगर एक्सपेंसेस को क्रेडिट साइड पे लिया होता तो फिर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होता। तो ये सब ऑप्शन दिए, जिसको ये कि अगर हम डेबिट साइड में इंस्टेड ऑफ क्रेडिट अगर हम उसको डेबिट कराते तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा, डेबिट साइड एक्सीड करेगी क्रेडिट साइड को। We prepared the following journal entry to correct an error. To correct an error, it means ये correcting entry है। कैश पेड टू समीर हैज बीन क्रेडिटेड टू सैम्यूल। तो देखिए अगर ए में सैम्यूल के अकाउंट में अननेसेसरीली हमने क्रेडिट किया होता तो सैम्यूल को हम डेबिट कर रहे होते, लेकिन करेक्टिंग एंट्री में उसने सैम्यूल को क्रेडिट किया है। तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत है, ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा। कैश रिसीव फ्रॉम सैम्यूल हैड बीन डेबिटेड टू समीर। तो फिर हम इस पे समीर को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हम समीर को तो डेबिट कर रहे हैं। गुड्स बॉट फ्रॉम समीर हैड बीन क्रेडिटेड टू सैम्यूल। अब इस पे भी वही मसला है कि अगर सैम्यूल के अकाउंट में नेसेसरीली क्रेडिट किया तो सैम्यूल को हमें पे डेबिट करना चाहिए था क्रेडिट करेक्टिंग एंट्री में, वो तो क्रेडिट हो रहा है लेकिन, तो इसलिए सी नहीं होगा।
इसकी करेक्टिंग एंट्री में अब समीर क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन समीर तो डेबिट हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। गुड सोल्ड टू समीर हैज बीन डेबिटेड टू सैमुअल। तो क्रेडिट सेल्स ना कस्टमर के अकाउंट में डेबिट होती है और रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो अगर हमने इंस्टेड ऑफ समीर सैमुअल को डेबिट कर दिया था, तब हम ऑब्वियसली सैमुअल को क्रेडिट करके समीर को डेबिट कर देंगे। इसी की करेक्टिंग एंट्री हमने बनाई होगी, तो इसका आंसर डी होगा। और ये आपका एरर ऑफ कमीशन था कि एक कस्टमर की जगह दूसरे कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। यानी एक इंस्टेड ऑफ वन अकाउंट रिसीवेबल दूसरे अकाउंट रिसीवेबल में हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी। सस्पेंस अकाउंट वुड ओपन विद अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 840। अब अगर आपने सस्पेंस के क्वेश्चंस किए हो तो सस्पेंस का बैलेंस इस तरह आता है कि जब ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हो रहा होता, तो जो जिस साइड का टोटल लोअर होता है, जो छोटी साइड होती है, उस पर हम डिफरेंस डाल देते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग द ग्रेटर टोटल बाय सब्ट्रैक्टिंग द लेसर टोटल फ्रॉम द ग्रेटर टोटल, और वो डिफरेंस हम छोटी साइड में ले लेते हैं। तो अगर सस्पेंस के अकाउंट में हमने क्रेडिट बैलेंस लिया था, तो एक बात समझने की है कि डेबिट साइड वॉज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। जब भी पर हमने डिफरेंस को क्रेडिट साइड में लेके एज सस्पेंस का बैलेंस हमने ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करवा दिया होगा। तो जो एरर इस बात को जो एरर इस स्टेट जो जिस एरर में ये पॉसिबिलिटी हो, तो हम उसको चूज करेंगे। चेक रिसीव फॉर 420 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। तो हमें कस्टमर के अकाउंट में रिसीव किया था, वो बैंक में डेबिट होता है, और अकाउंट रिसीवेबल में कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट होता है, हमने लेकिन डेबिट कर दिया। तो ये इसकी वजह से डेबिट बैलेंस एक्सीड कर रहा होगा क्रेडिट को, ये हो सकता है। बट वी विल कंसिडर अदर ऑप्शंस एज वेल। डिस्काउंट अलाउड वाज डेबिटेड ट्वाइस इन द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये इसलिए नहीं होगा। अगर ये एरर होता ना, तो क्योंकि देखिए 420 डिस्काउंट अलाउड में लेना तो होता, लेकिन हमने 420 को डबल दोबारा डेबिट कर दिया। तो डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को 420 से एक्सीड कर दिया, सस्पेंस का बैलेंस इस केस पे 420 होना चाहिए था, तो ये तो होगा ही नहीं। गुड्स कॉस्टिंग और क्रेडिटेड टू इस ड्राइंग्स अकाउंट। अब ड्राइंग्स पे डेबिट होती है, मगर ड्राइंग्स को हमने क्रेडिट कर दिया था, तो डेबिट साइड डिक्रीज हो गई होगी उस केस पे। तो फिर उस पर ये नहीं होगा कि डेबिट साइड एक्सीड कर, फिर डेबिट साइड छोटी हो जाएगी क्रेडिट साइड से, और फिर सस्पेंस का डेबिट बैलेंस होता, तो इसलिए सी नहीं होगा। रेंट रिसीव वॉज क्रेडिटेड ट्वाइस। इस पे फिर क्रेडिट साइड एक्सीड करती डेबिट साइड को। अब ए में ये अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ए में एरर 420 का, तो उससे 840 का डिफरेंस कैसे आ गया ट्रायल बैलेंस में। तो इसके लिए हम एक नंबर एज्यूम करेंगे। फॉर एग्जांपल एज्यूम करें फॉर MCQ 10। अब सपोज करें ये 420 रिसीव करने से पहले की अमाउंट 10,000 थी ट्रेड रिसीवेबल की। अब उसमें से अगर मैं 420 माइनस कर देता, जो कि मैं क्रेडिट करूंगा, तो इट मीन्स वो 10,000 इसमें से माइनस होगा। तो मेरी ट्रेड रिसीवेबल की करेक्टेड वैल्यू क्या होती? तो मेरा बैलेंस होता 9580। अब उसने 420 को डेबिट कर दिया है, तो इट मीन्स उसने ऐड करवा दिया होगा, तो उसकी वजह से मेरा ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस आएगा 10420। तो आप देख सकते हैं कि जो अपने जो अमाउंट क्रेडिट करनी थी उसको डेबिट करवा दी, तो इसका 10420 माइनस 9580, सो दैट इज 840। तो अपने जो जिस अमाउंट को क्रेडिट करना था उसे डेबिट करवा दिया, तो ट्रेड रिसीवेबल्स 840 से ओवर स्टेटेड है।
तो ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, अगर वो 840 से ओवर स्टेटेड है तो डेबिट साइड ओवर स्टेट होगी 840 से, एंड दैट विल लीड टू द एंड दैट हैज लेड टू दिस बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट। तो इसका आंसर ए होगा। A trader calculated profit for the year. The following errors were less common. Wages accrued और प्रीपेमेंट की एडजस्ट नहीं हुई। अब जो accrued एक्सपेंस है वो एक्सपेंस इंक्रीज होगा, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए 200 माइनस होगा। तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा। प्रीपेमेंट से क्या होता है? प्रीपेमेंट एक्सपेंस पे से माइनस होती है क्योंकि नेक्स्ट ईयर की पेमेंट कोई करंट ईयर में करती। अब इनकम स्टेटमेंट में ऑब्वियसली हम सब करंट ईयर का एक्सपेंस लेते हैं, तो इंश्योरेंस पे से 90 माइनस होगा, तो एक्सपेंस कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो 90 ऐड होगा। ये होगा 14690 का आंसर बी होगा। Jack Cash showed up overdrawn balance at bank. कैश बुक का ओवरड्रॉन बैलेंस है। Comparing the cash book with the bank statement, it was discovered that direct debits of 200 had not yet been recorded by Jack. He then updated his cash book. तो जैक साहब का में अपडेटेड कैश बुक बैलेंस निकालना है। वैसे ही नेगेटिव है तो -2600 से स्टार्ट होगा। तो डायरेक्ट डेबिट में होता है कि हम बैंक से पेमेंट के लिए सर्विस अवेल कर सकते हैं, यानी हम बैंक को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो पेमेंट कर दे कोई भी हमारे बिहाफ पे, तो ऑब्वियसली बैंक इस सर्विस का चार्ज करता है, और या तो उसके ज़रिए बैंक पेमेंट करेगा हमारे अकाउंट से। तो जो अमाउंट्स हर महीने फिक्स नहीं होती उनके लिए डायरेक्ट डेबिट कस्टमर्स यूजुअली यूज़ करते हैं, एंड दैट्स एन ऑप्शनल फैसिलिटी दैट्स नॉट कंपलसरी टू अवेल। तो उसमें जैसे इलेक्ट्रिक बिल के लिए बैंक को कह सकते हैं कि वही पेमेंट कर दे, लेकिन पेमेंट बैंक तभी करेगा जब हम उसको कहेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी के बिल की अमाउंट वेरिएबल होती है, ऑलमोस्ट हर मंथ सेम तो होती ही नहीं है, तो उसके लिए डायरेक्ट डेबिट इज़ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। उस पर जब हम बैंक को इंस्ट्रक्ट करेंगे तो बैंक हमारे ब्याह पे हमारे अकाउंट से पेमेंट कर देगा। तो ये हमारे अकाउंट से इसका लोग कोई पेमेंट हुई है, डायरेक्ट डेबिट का ये मीनिंग है, तो ये भी ऑब्वियसली माइनस होगी। और ये फर्दर नेगेटिव बैलेंस आएगा 2800 का ओवरड्राफ्ट। और हमारे लिए कैश एसेट होता है तो पॉजिटिव बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा, नेगेटिव बैलेंस है तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। अब वो सिर्फ आंसर नहीं देता, वो ये भी पूछ रहे हैं कि डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव बैलेंस है, इट विल बी अ क्रेडिट बैलेंस। पॉजिटिव होता तो डेबिट होता। विच आइटम इज डेबिटेड इन अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट? ये ये दोनों क्रेडिट होते हैं, तो इसलिए ये आंसर हो नहीं सकते। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि जब एसएलसीए का या ट्रेड रिसीव का बैलेंस शीट आता है उस पर पीएफडी कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट हम कस्टमर से चार्ज करें फॉर लेट पेमेंट सो दैट विल इंक्रीज आवर रिसीवेबल्स, तो ये डेबिट होता है। तो इसका आंसर सी होगा। Leroy provided the following information for me. What was the balance of the purchases ledger control account जो पहले भी इसने पीएलसी का एमसीक्यू पूछा था, बैलेंस ओइंग टू क्रेडिट सप्लाई क्रेडिट परचेजेस क्रेडिट। अब इसके दो तरीके, या तो टी अकाउंट बना ले, जो कि मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा क्योंकि देखिए एग्जाम में एग्जाम प्रेशर होता है, प्लस माइनस में ना जल्दी में गलती हो सकती है, बट इफ़ यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस करके कैलकुलेटिंग वैल्यूज, तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो इसका ब्रॉड फॉरवर्ड है 420, परचेजेस 590 की आ जाएंगी। अच्छा, रिटर्न्स टू क्रेडिट, परचेज रिटर्न यहाँ डेबिट होता है अकाउंट्स पेबल में, जब हम सप्लायर को चेक पे कर रहे हैं वो भी यहाँ डेबिट होता है। डिस्काउंट रिसीव जो अपने अकाउंट में क्रेडिट होता है डेबिट होता है, क्योंकि उससे लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही होती है। इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर, तो वी हैव टू पे मोर टू द सप्लायर दैट इंक्रीजेज आवर लाइबिलिटी, ये 5 यहाँ क्रेडिट होगा। तो चले अब हम इसका बैलेंस शीट ही निकाल लेते हैं। 420 प्लस 590 प्लस 5 माइनस 110 माइनस 291 माइनस 9, तो दैट इज 605। 605, तो इसका आंसर बी हो गया।
विच आइटम शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर? डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ये भी एक्सपेंस है, परचेज ऑफ अ न्यू कंप्यूटर फॉर रीसेल, अब ये तभी करेंगे अगर कंप्यूटर विल बी इन्वेंट्री इन दिस केस, क्योंकि मेरा कंप्यूटर बाय करके सेल करने का बिजनेस है, तो कंप्यूटर्स में बाय करके सेल करूंगा तो वहां मैं कंप्यूटर फॉर रीसेल बाय कर रहा हूँ, तो उस केस में कंप्यूटर मेरा नॉन करेंट एसेट नहीं होगा, मेरी इन्वेंट्री होगी, क्योंकि इन्वेंट्री रिप्रेजेंट्स गुड्स परचेज फॉर रीसेल। तो ऑब्वियसली इस केस में कंप्यूटर नॉन करेंट एसेट तो नहीं होगा। ऑफिस के एक्सटेंशन कर रहे उसका खर्चा है तो ऑब्वियसली दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन करेंट एसेट। On the last day of the financial year, Howlett purchased office fittings. This was incorrectly recorded of office expenses. Howlett does not charge depreciation in the year of purchase. Does not charge. So it means we don't need to worry about the depreciation. अगर हमने NCA को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया तो उसकी डेप्रिसिएशन का भी इशू आ जाता है, लेकिन यहाँ उसने कह दिया कि वो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करता। तो NCA 900 का हमने उसको ऑफिस एक्सपेंस पे एक तो 900 की जगह 90 ले दिया, तो इट्स मीन्स एक्सपेंस ओवर स्टेट हुए 90 से, जिसकी वजह से प्रॉफिट अंडर स्टेट हुआ होगा 90 से, तो हम ऐसा कोई एमसीक्यू ढूंढ लेते। तो प्रॉफिट अंडर स्टेट हुआ है 90 से, तो सी इसका आंसर होगा। Aggie is a trader. She used the following methods of depreciation for different types of NCA: straight line, RBM, revaluation. On 1 January, Aggie purchased small items of equipment costing a total of 2400 and fittings costing 8000. On 31st December year 2, Aggie estimated that the equipment was worth 70% of its original cost. The statement of financial position to the net book value of equipment is 1680 and fittings as 4800. Which depreciation methods Aggie used? देखिए इक्विपमेंट का तो एक तो स्मॉल आइटम्स हिंट है, स्मॉल आइटम्स पे यूजुअली रीवैल्यूएशन मेथड यूज होता है। और देखिए इस पर प्रॉपर कोई परसेंटेज से अगर स्ट्रेट लाइन आरबीएम से चार्ज कर रहा होता तो प्रॉपर वो परसेंटेज से चार्ज करके नेटबुक वैल्यू निकाल रहा होता और उसके बेसिस चार्ज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा होता, उसके बेसिस में नेटबुक वैल्यू आ रही होती। अब वो ईयर 2 में कह रहा है कि इक्विपमेंट का 70% विल बी द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट, तो इट मीन्स ये रीवैल्यूएशन मेथड फॉर श्योर यूज हो रहा है इक्विपमेंट के लिए, और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए जो इक्विपमेंट की कॉस्ट है 2400 है, उसका अगर आप 70% कैलकुलेट करें तो वो नेटबुक वैल्यू आएगी जो उसने दी हुई है। देखिए 1680 आया, इट मीन्स फॉर श्योर इक्विपमेंट के लिए रिवैल्यूएशन मेथड यूज़ कर रहा है। तो उन आंसर्स को हम कट कर देंगे जिसमें इक्विपमेंट के लिए रिवैल्यूएशन नहीं है, ए बी और सी में से होगा। और फिटिंग्स उसने अलग से ली थी, फिटिंग्स स्मॉल आइटम्स का पार्ट नहीं है, फिटिंग्स अलग से लिए 8000 के। और फिटिंग्स के बारे में ये नहीं कहा कि उसकी वैल्यू कि वो उसका 70 के ओरिजिनल का उसका 70% या 60% या 50% अब उसकी वैल्यू रह गई है। तो इट मीन्स वो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन या आरबीएम से चार्ज कर रहा है। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फिटिंग्स की वैल्यू 4800 दी हुई है। अब इस पे शायद ये थोड़ा समझ ना आ रहा हो कि पता नहीं एसएफपी ईयर 1 की ईयर 2 की है, तो हम इस तरह से देखिए कंफर्म किया था कि जो कॉस्ट का 70% है 1680, वो यहाँ आपको वैल्यू दी हुई है, तो इट मीन्स ये ईयर 2 की बैलेंस शीट है। तो इस पर हमने फिटिंग्स को 2 साल से डेप्रिशिएट किया होगा, तो पहले हम इस पर रिड्यूसिंग बैलेंस से करके देख लेते हैं। तो की कॉस्ट थी ओरिजिनली 8000 की, ईयर 1 की डेप्रिसिएशन होगी 8000 का 25% विच इज़ 2000। तो उसके ईयर 1 में नेटबुक वैल्यू 6000 आ जाएगा। अब ईयर 2 पे 6000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 25%।
तो दिस इज 1500। अब 6000 में से मैं 1500 माइनस करूँ तो नेट बुक वैल्यू 4500 आ रही है, और उसने नेट बुक वैल्यू 4800 दी हुई है। इट मीन्स रिड्यूसिंग बैलेंस से तो ये डेप्रिशिएट नहीं हो रहा। तो आखिर में आंसर बचता है रिवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन हम ये कंफर्म करेंगे कि स्ट्रेट लाइन से इसकी नेट बुक वैल्यू 4800 आ रही है या नहीं। स्ट्रेट लाइन में काम थोड़ा और आसान होगा। सिंपली जो आपका 8000 है उसका 20% निकाल लें, तो ये होगा 1600। और स्ट्रेट लाइन में देखें हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहता है। तो अगर 2 साल 1600 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड या टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब इसकी एनपीवी मैं निकाल सकता हूँ, 8000 माइनस 3200। अब इसके बाद देखते हैं मेरी नेट बुक वैल्यू क्या आती है। तो दैट इज 4800, और वही इसने बैलेंस शीट में 48। इसका मतलब फिटिंग्स को उसने स्ट्रेट लाइन से डेप्रिशिएट किया, तो इसका आंसर सी होगा। अब एवर प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू 31st December each year. Abeo bought machinery for 40,000 on January 1, year 1. He charges depreciation on machinery 20% per annum using the RPM. Depreciation is charged in the year of purchase but not in the year of disposal. On 1st January year 3 the machine was sold for 22,000. एक तो ईयर 3 के बिल्कुल बिगनिंग में ही बेच दिया, तो इट मीन्स इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया होगा 2 ईयर्स का इसमें किया होगा। तो हमें इस पे गेन लॉस, हमें पहले डेप्रिसिएशन उसकी क्या एक नेट बुक वैल्यू निकालनी होगी। तो पहले 40,000 पे ईयर 1 पे, तो दैट इज 8000, तो 40,000 का 20% 8000 है। अब ईयर 1 के एंड में इसकी नेटबुक वैल्यू 30,000 होगी। ईयर 2 में, अब ईयर 2 में नेटबुक वैल्यू पे चार्ज होता है डेप्रिसिएशन। रिड्यूसिंग बैलेंस में होता है कि फर्स्ट ईयर में कॉस्ट पे चार्ज होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई नेटबुक वैल्यू नहीं होती। लेकिन फ्रॉम सेकंड ईयर नेटबुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। नेटबुक वैल्यू इज कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 32,000 का 20% निकाल ले, सो दैट इज 6400। तो दैट इज 25,600। अब इसकी नेटबुक वैल्यू आफ्टर ईयर टू 25,600 है। और डायरेक्ट अगर निकालना है तो देखिए जो उसके प्रोसीड्स हैं दे आर लेस देन द नेटबुक वैल्यू। तो प्रोसीड्स है मेरे 22,000 के, नेटबुक वैल्यू 25,600 की। अब एसेट की हमारे बुक्स में नेटबुक वैल्यू ज़्यादा थी, बिका कम का, तो दैट मीन्स लॉस ऑन डिस्पोजल। तो दैट इज 3600 का। एक और तरीका भी है, डिस्पोजल अकाउंट से भी आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। उसमें देखिए आप कॉस्ट ले 40,000, बेच के उसको रिसीव किया है 22,000, और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर चाहिए तो 8,000 प्लस 6,400, तो दैट इज 14,400।
तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब वहाँ डेबिट होती है, यहाँ क्रेडिट होती है डिस्पोजल अकाउंट में। अब टी अकाउंट से इस तरह करना होता है कि हमें देखना है अगर डेबिट साइड अगर ग्रेटर है क्रेडिट साइड से तो लॉस होगा। अब हम 14,400 को और 22,000 को ऐड करें तो जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो डेबिट साइड से छोटा है, तो इट मीन्स लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। अब 40,000 में से मैं क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करूंगा, 40,000 माइनस 14,400 माइनस 22,000, तो आंसर 3,600 आएगा। और 3,600 लॉस ऑन डिस्पोजल है। अब लॉस ऑन डिस्पोजल एक्सपेंस होता है तो वो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होगा और यहाँ क्रेडिट होगा। तो में ये कट जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट डेबिट होना चाहिए। 3,600 से इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगा, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा, आंसर डी होगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट भी जैसे हमने लॉस ऑन डिस्पोजल निकाल दिया 3,600 का, उसके बाद अगर आपको लॉस गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल की एंट्री आते तो आप आराम से डायरेक्टली आंसर चूज कर सकते थे। और अगर आप डिस्पोजल अकाउंट से करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सर्टेन एमसीक्यूज में सिर्फ नेटबुक वैल्यू ही गिवन होगी, तो वहाँ अगर आपको डायरेक्ट लॉजिक से गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना आता होगा तो आपके लिए ईजी रहेगा। Why would a business record the amount owing by a credit customer as an irrecoverable debt? Customer has gone out of business. आउट ऑफ बिजनेस हो गया लेकिन अगर उसके पास कुछ सेविंग्स है या कुछ पैसे हैं तो वो आपको स्टिल पे कर सकता है। लेकिन एक पॉसिबल रीजन हो सकता है द कस्टमर इज लिक्विडेट, इससे पक्का पक्का प्रॉब्लम होगी, इसके पास अगर पैसे नहीं है तो वो आपको पे नहीं कर सकता, इससे बैड डेट के चांसेस होंगे। मसला क्या, लेकिन एग्जामिनर ने इसको इस आंसर एक्सेप्ट नहीं किया। जब मैंने एमसीक्यू तो मैंने बी ही चूज किया था, क्योंकि बी मेक द मोस्ट सेंस कि अगर पैसे का मसला होगा तो उस पर सबसे ज्यादा चांस है कि इरिकवरेबल डेट हो जाए, तो उस पर पक्का इरिकवरेबल डेट हो जाएगा। गॉन आउट ऑफ बिजनेस से तो जरूरी नहीं कि पैसे खत्म हो गए उसके पास, हो सकता है उसके पास और कहीं से कमा रहा हो, कोई सेविंग्स हो तो उससे स्टिल आपको पे कर सकता है। कस्टमर इज मेकिंग अ लॉस, ये भी हो सकता है। कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द गुड्स, नहीं ये नहीं होता, क्योंकि इरिकवरी रेट में होता है कि हमें कस्टमर से अमाउंट रिसीव नहीं होगा, तो डी तो बिल्कुल ही इरेलीवेंट है। अब ये तीनों ही बिल्कुल सिमिलर है। अब इन माय ओपिनियन बी इज द मोर एक्यूरेट आंसर, क्योंकि ओवरऑल वो ज़्यादा समराइज करता है इशू को कि लिक्विडिटी का मसला होगा तो बैड डेट हो जाएगा। बट एग्जामिनर हैज चूजन ए। तो ये वो सर्टेन एमसीक्यू है जब एग्जामिनर एक आंसर पे अड़ जाता है, तो उसमें जितना हो सके आप कर ले, बाकी वरना ये वो सर्टेन एमसीक्यूज है थोड़ा रटने पड़ते हैं। वैसे ही पेपर मेजोरिटी से होंगे, थ्रेशोल्ड में एडजस्ट हो जाएंगे। Anji maintains a provision for doubtful 5% of the trade receivables at the end of each year. At the start, trade receivables were. At the end, trade receivables were. What entry would be made in income statement for the financial year? तो उस पर पहली बात समझने की है, तो हमें इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड आउट करना होगा। अब अगर हम देखें परसेंटेज सेम है और ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे तो फॉर श्योर इंक्रीज इन प्रोविजन ही होगा। तो इनकम वाले चॉइसेस अब वैसे ही कट कर सकते हैं, इंक्रीज इन प्रोविजन निकाल लेते। पहले पीएफडी का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते विच विल बी 4500 मल्टीप्लाई बाय 5%। 225
इसका ओपनिंग बैलेंस होगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो दिस विल बी 100। तो अब देखिए आपका प्रोविजन में इंक्रीज है टू, तो बैलेंस सीडी में से बैलेंस बीडी करते ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस ही रिप्रेजेंट्स इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन, तो दैट इज 125। तो 125 एज एन एक्सपेंस। ऑल्टरनेटिवली अगर आप उसको चाहे तो पीएफडी अकाउंट से भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इसमें ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ रख दे 225, सॉरी 220, फिर वही क्योंकि सीडी पहले कैलकुलेट किया है, इसलिए ये इशू हो रहा है। तो इसका बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 100 है, इसका बैलेंस सीडी 225 है। तो अब देखिए बैलेंस सीडी इज ग्रेटर देन बैलेंस बीडी, तो इट मींस इंक्रीज इन प्रोविजन है। तो इस बार डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो यहाँ आ जाएगा आपका 125। तो इंक्रीज इन प्रोविजन एक्सपेंस होता है, इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो टी अकाउंट से भी करें तो आपका 125 एज एक्सपेंस ही आ रहा है। तो इसका आंसर ए होगा। विच बिजनेसेस डू नॉट प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसमें मेन सर्विस बिजनेसेस चूज कर ले, क्योंकि वो गुड्स बाय करके सेल नहीं करते, तो सर्विस बिजनेसेस में कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं बनता, तो इसलिए उनका ट्रेडिंग सेक्शन नहीं होगा। इन सर्विस बिजनेसेस का डायरेक्टली रेवेन्यूज लेस एक्सपेंसेस होता है, तो फर्नीचर में देखे कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, तो जिसमें वन है उसको कट कर दें, क्योंकि फर्नीचर की कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। इंश्योरेंस कंपनी इज अ गुड चॉइस। न्यूज़ एजेंट तो उसे न्यूज़पेपर्स परचेज करने की कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी, उसे अखबार बेचने तो अखबार खरीदने भी तो पड़ेंगे ना, टॉय शॉप का भी कॉस्ट ऑफ सेल्स का मसला होगा। तो इस पे जैसे 3 है और इस पे जैसे 3 है, अब आपका बचा ही सब भी। इंश्योरेंस कंपनी और विंडो क्लीनर, ये दो बिजनेस है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो ये कोई गुड्स पर बाय करके सेल नहीं करेंगे, तो इनका कॉस्ट ऑफ सेल्स का सेक्शन नहीं होगा। इसका आंसर बी होगा। A business provides the following information. What was the capital of the business? अब अगर आप लोग यहाँ देखें तो सब यहाँ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इट मीन्स यहाँ सोलली से अकाउंटिंग इक्वेशन यूज होगी। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल और इक्विटी। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर दें, तो ये होगा 25,000, 10, 18,000 माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। 25 पे 18 ऐड करें तो हो जाएगा 43,000, और 21 पे 12 ऐड करें तो 33,000 हो जाएगा। तो 43 माइनस 30, तो हमारा इसमें आंसर 10,000 आएगा, तो इट मीन्स कैपिटल इज 10,000।
A trader bought a machine for use in the business. He paid a part of the cost of the cash and agreed to pay the remaining part in 15 months' time. In addition to the non-current assets, which item in SOFP will increase? तो उसने इंक्रीज वाले पूछे, तो करंट एसेट तो देखिए डिक्रीज हो रहे थे, तो करंट एसेट्स तो इस क्वेश्चन में डिक्रीज होंगे अगर हमने उसकी कुछ पार्शियल पेमेंट भी अगर कैश से की है, तो जिसमें करंट एसेट्स में टिके वो तो होंगे नहीं, करंट एसेट इंक्रीज तो नहीं हो वाला। अब सी या डी में से आंसर होगा, और 15 मंथ्स में पे करेंगे। तो लाइबिलिटी जो आफ्टर मोर देन आफ्टर आफ्टर 1 ईयर पे हमें करनी होती है, विच इज ड्यू आफ्टर 1 ईयर, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर 15 मंथ्स में पे करना है, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी होगा। तो उसमें करंट लाइबिलिटी में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्टली नॉन करंट लाइबिलिटी ही सिर्फ इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर डी होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट? ये पर्पस नहीं होता, ये गिवन होती है। ड्राइंग्स करंट अकाउंट में आती है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती। टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स, टू शो द मूवमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए हम इजेंट इट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट किस तरह हो रहा है उसी के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, बिकॉज एप्रोप्रिएशन इज अनदर वर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। James is a partner in a business. He made a loan to the business and received loan interest. What is the double entry in the books of the partnership? तो पार्टनरशिप के व्यू पॉइंट से हमें आंसर चूज करना है, जेम्स के व्यू पॉइंट से नहीं करना है। फॉर द लोन इंटरेस्ट जेम्स हैज रिसीव्ड। अब अगर हमने पार्टनर से लोन लिया, पार्टनर को उस पर इंटरेस्ट पे करें तो हमारे लिए एक्सपेंस होगा। तो इट मीन्स जिसमें इंटरेस्ट डेबिट नहीं हो रहा वो तो आंसर होंगे ही नहीं, तो ए और डी कैंसिल हो जाएंगे। अब मेन ये आता है कि करंट, एक में है इंटरेस्ट डेबिट करंट अकाउंट क्रेडिट और दूसरे में इंटरेस्ट डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो देखिए जो करंट अकाउंट क्रेडिट, करंट अकाउंट में ये इंटरेस्ट क्रेडिट होता है फॉर श्योर, जो पार्टनर रिसीव करा होता है। देखिए पार्टनरशिप का व्यू पॉइंट होता है। और अगर जेम्स ने लोन ने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया तो इट मीन्स पार्टनरशिप ने उसकी पेमेंट कर दी है। तो इधर जब हम एक्सपेंस पे करेंगे तो एक्सपेंस डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। और आप पे से होता है मेजोरिटीज का आंसर सी भी चूज करें, सो दैट्स आल्सो फाइन, दैट विल बी एडजस्टेड इन थ्रेशोल्ड। लेकिन यहाँ जेम्स हैज रिसीव्ड, तो ऑब्वियसली हमने पे कर दिया, तो मैं उसके हिसाब से चूज करना था। A limited company whose capital consisted of ordinary shares ceased trading and was not able to pay its debt. अब जब कंपनी बैंकरप्ट होती है तो पहले डेट्स पे होती है, तो ये एक ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन होता है जो लिमिटेड कंपनीज मेनली फॉलो करती है। पहले डेट्स पे होती है, उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस शेयर्स, और तीसरे नंबर पे ऑर्डनरी शेयर्स। तो अब वो कह रहे हैं नॉट एबल टू पे डेट्स, अब लिक्विडेशन हो गई है और डेट्स को ही पे नहीं कर सकता, तो अगर वो डेट्स ही पे नहीं कर सकता तो प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डनरी शेयर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट मिलने के कोई चांसेस नहीं है। शेयर होल्डर्स वुड हैव टू पे proportion ऑफ द डेट बेस्ड ऑन द नंबर। ए और बी इसलिए नहीं होंगे कि जब वो डेट ही पे नहीं कर सकता तो शेयर होल्डर कैसे पे करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट से उसको पे। शेयर होल्डर्स वुड हैव टू सेल द पर्सनल पोजेशंस, नो ये इसलिए गलत है क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो पर्सनल एसेट्स विल नॉट बी यूज्ड टू सेटल द डेट एट एनी कॉस्ट। शेयर होल्डर्स वुड लूज द मनी दैट वाज पेड फर्स्ट व्हेन द शेयर्स वर परचेज। तो अब शेयर जब डेट्स ही पे नहीं कर पा रही तो कंपनी शेयर होल्डर्स का पैसा कहाँ से वापस करेगी, तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स अपना पैसा लूज करेंगे, तो इसका आंसर डी होगा। डी भी क्लोज था। शेयर होल्डर्स विल हैव टू पे प्रोपोर्शन ऑफ द डेट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर्स ओन। तो लिमिटेड लाइबिलिटी में ये भी होता है कि डेट सेटल करने के लिए जो ओनर्स की इन्वेस्टमेंट बिजनेस पे वो यूज़ हो सकती है, लेकिन अभी तो वो डेट्स को पे कर ही नहीं सकता, तो अब शेयर होल्डर से किसको पेमेंट की जाएगी उनके इन्वेस्टमेंट से। लिमिटेड कंपनी वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 जून 2021।
On that date, the company issued 500,001 shares. Shareholders were asked to pay 60% of the cost immediately, with the remainder being payable on 1st June 2022. By 1st August 2021, all shareholders had paid what was due at that date. What was the share capital of the company on 1st August 2020? तो अब इसने आपको दो चीज़ों के कॉलम्स दिए, एक कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का, एक पेड अप शेयर कैपिटल का। तो हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा ना हो कि पता नहीं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल है क्या। तो सबसे पहले अगर आप तो अपना सिलेबस देखें फॉर द 2023-2025, डिस्टिंग्विश बिटवीन इशूड कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। तो कॉल्ड अप और पेड अप शेयर कैपिटल आपके सिलेबस का पार्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली P2 पे अभी इस पर ऐसा कोई क्वेश्चन सेट नहीं हुआ है सो फार। तो अभी ये सब एमसीक्यू में फॉर द फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ है, और ये सब अभी इसी पेपर में इसका एमसीक्यू। तो आपको इसी से फिलहाल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल है क्या। ए लेवल में तो इसकी एंट्रीज और टी अकाउंट्स भी होते हैं। आप लोग का जो ओ लेवल है, आईजीसीएसई का लेवल है, उसमें आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और इसकी एडजस्टमेंट आनी चाहिए। दैट्स मोर देन इनफ। एंट्रीज नहीं है, एंट्रीज या टी अकाउंट्स आपके सिलेबस में नहीं है कंपनी। थोड़ी बात कर लेते हैं इस पे। तो देखिए, एट टाइम्स तो इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो एक साथ ही कंपनी के शेयर्स के लिए पे करते हैं, जितने शेयर्स परचेज कर रहे हैं उनकी एक साथ ही आउटराइट पेमेंट करते हैं। एट टाइम्स कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को ऑप्शन देती है कि थोड़ा वो इंस्टॉलमेंट्स में शेयर्स के लिए पे करते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे 60% अभी पे करेंगे और रिमाइंडर पे करेंगे वो 1 जून 2022। तो ये कंपनी सॉर्ट ऑफ इस तरह का ऑप्शन इन्वेस्टर्स को इसलिए देती है टू इंक्रीज देयर मोटिवेशन टू और increase their willingness to invest in shares of the company. तो कॉल्ड अप कैपिटल वो अमाउंट होता है जो इन्वेस्टर्स को या शेयर होल्डर्स को पे करना है कंपनी को। तो जो इंस्टॉलमेंट आपकी एट द मोमेंट या एट द टाइम पीरियड ड्यू होती है, तो वो कॉल्ड अप कैपिटल होती है। उसमें से पूरा रिसीव कर ले, जितना भी रिसीव कर ले। तो पेड अप कैपिटल, अब उसमें से जितना पे कर दिया सारा इन्वेस्टर जो इन कॉल्ड अप कैपिटल है वो सारा रिसीव हो गया, तो दैट इज पेड अप कैपिटल। शेयर होल्डर 60% ऑफ द विद द पेबल। 1st अगस्त को ऑल शेयर होल्डर पेड वाज ड्यू एट दैट डेट। देखिए 60% तो अभी इमीडिएटली ड्यू था। सेकंड इंस्टॉलमेंट है 1 जून 2022 को ड्यू है। तो फर्स्ट कॉल या इंस्टॉलमेंट, कॉल पे जो अमाउंट ड्यू होती है इंस्टॉलमेंट पे ड्यू होती है। फर्स्ट कॉल या इंस्टॉलमेंट है, इस पे 60% है। इसकी डेट है आओ। तो अभी इस टाइम से 1 अगस्त 2021 का पूछा है। तो अब तक सो फार, जो अभी जून में हमने कंपनी स्टार्ट की और अगस्त के वो अपडेटेड अमाउंट्स पूछ रहे हैं। अभी से भी 60% ही कॉल्ड अप शेयर कैपिटल भी होगा और यही पेड अप शेयर कैपिटल भी होगा। तो 1 अगस्त तक जो अमाउंट कॉल्ड अप या ड्यू था वो हमने रिसीव कर लिया है, तो इट मीन्स हमने 500,000 का, तो दैट विल बी 30,000।
तो दैट इज 300,000। तो 3 लाख अभी ड्यू था और सारा रिसीव भी हो गया सो फार। तो 3 लाख ड्यू था अभी, वो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल भी होगा, और 3 लाख सारा रिसीव भी हो गया है। ऑल शेयर होल्डर्स एट पेड, तो वो पेड अप शेयर कैपिटल भी होगा। तो इसका आंसर बी होगा। बाकी जो बचे हुए 2 लाख है वो अभी हमारा हेडेक नहीं, क्योंकि वो ड्यू है 1 जून 2022 में। तो ऑब्वियसली वो 1 अगस्त 2021 में ना कॉल्ड अप होंगे, ना वो भी ड्यू होंगे, ना वो रिसीव किए जाएंगे। देयर आर 120 मेंबर्स ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब, द एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 60 एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ये नहीं है। अब इसमें ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के हम कर लेते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द हमने मेंबर से रिसीव कितने के वो गिवन नहीं है। उसके बगैर टी अकाउंट से करना इसको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन एक बात आप ये समझे कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर होती है वो रिप्रेजेंट करती है सब्सक्रिप्शंस अर्न को। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब डिफरेंस से अमाउंट निकालते हैं ना, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हम करते हैं वो सब्सक्रिप्शन अर्न को रिप्रेजेंट करता है। सब्सक्रिप्शन अर्न मीन के हमने मेंबर्स को जो सर्विस प्रोवाइड कर दी है, तो चाहे हमने उसके अमाउंट रिसीव किया नहीं किया, अगर हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी अपने मेंबर्स को तो सब्सक्रिप्शन अर्न कर लिया। और जो सब्सक्रिप्शन हमने अर्न कर लिया दैट इज टेकन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखिए 120 है, और ड्यूरिंग द ईयर देखिए 120 मेंबर्स में कोई चेंज नहीं आया। जो करंट मेंबर्स है उसी में से मेंबर्स इन एरियर्स और मेंबर्स इन एडवांस है, और ईयर बिगनिंग में तो कोई था ही नहीं, और कोई न्यू मेंबर्स ने ज्वाइन नहीं किया। इसका ना ड्यूरिंग द ईयर हमने 120 मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कर दी होगी, तो उनसे सब्सक्रिप्शन अर्न कर लिया होगा। और पर मेंबर सब्सक्रिप्शन 60 है, तो अगर मैं 120 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूँ तो डायरेक्टली मेरे सब्सक्रिप्शन अर्न की फिगर आ जाएगी। तो वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, तो इसका आंसर सी होगा। व्हाट इज शोन इन अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये तो बहुत ही ईजी है। परचेज ऑफ फिनिश गुड जिस जिसमें टू आप उसको काट दें। ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बिकॉज परचेज ऑफ फिनिश गुड्स इज टेकन इन इनकम स्टेटमेंट। मैन्युफैक्चर अकाउंट उन गुड्स से डील करता है जिनको हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी यही मसला है कि ये इनकम स्टेटमेंट में निकाला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं कैलकुलेट किया जाता। तो 1 एंड 3 आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर बी होगा। तारिक प्रोड्यूसर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट 31 December year 1 and 31 December year 2। During year 2, his long-term loan increased by, net current assets decreased by, depreciation for the year was. By how much did the total of Tariq's capital decrease? तो उसमें देखिए लोन इंक्रीज हो रहा है 3000 से। तो लोन लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही, लाइबिलिटी का इंक्रीज होना आपके एसेट्स को कैपिटल को डिक्रीज करेगा। कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ी तो आपका कैपिटल डिक्रीज होगा, और एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहे तो उससे भी आपका कैपिटल डिक्रीज होगा। और ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन 500 है। तो 500 से आपकी ड्यूरिंग द नॉन करंट एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई होगी, वही दोबारा आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो आपका कैपिटल भी डिक्रीज होगा। तो हम इन तीनों को एडजस्ट करके ओवरऑल डिक्रीज निकाल सकते हैं। तो 4500 का तारिक, इसके तारिक की कैपिटल में डिक्रीज है। वेन प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सिंपल, 2900 को 12800 से करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। ज़्यादा कोई जतन करने की ज़रूरत ही नहीं है।
22.66%. A trader provides the following information for the year ended 31st December. His trade payables at that date were. What was the trade payable turnover? तो ट्रेड पेबल टर्नओवर या डेज का फॉर्मूला होता है ट्रेड पेबल ऑन क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365. तो अब मसला क्या है कि उसने टोटल कैश एंड क्रेडिट परचेजेस दी हुई है और कैश परचेजेस दी हुई है। तो पहले हमें क्रेडिट परचेजेस फाइंड आउट करनी होंगी। अब टोटल में से सिंपली कैश वाली काट दें, क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी 133,000। ट्रेड पेबल हमें दिया हुआ है, तो अब अगर सिंपली हम 8,000 अपॉन 133,000 इंटू 365 कर दें, तो ये हो जाएगा 21.95 आएगा। तो उसमें यूजुअली हमें डे में राउंड अप करना होता है, तो ऑब्वियसली 22 डेज हो जाएगा। इसका आंसर सी होगा। A trader decided to reduce the level of inventory in order to reduce the storage cost. Sales quantity and selling price were not affected. How did this profit for the year in rate of inventory turnover? अब इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है अब देखिए, अगर हमारी इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो एवरेज इन्वेंट्री डिक्रीज होगी, और एवरेज इन्वेंट्री अगर डिक्रीज होगी तो इस रेशियो में देखिए अगर डिनोमिनेटर तो रेशियो इंप्रूव होगा। अब फॉरन जल्दबाजी में स्टूडेंट्स यही करते हैं, डिक्रीज इन इन्वेंट्री मींस इन्वेंट्री टर्नओवर डिक्रीज होगा। अगर आप इन्वेंट्री टर्नओवर के फॉर्मूला को देखें तो ऐसी सिचुएशन में ना हमेशा रेशियो का फॉर्मूला अपने सामने रफ लिख लें। उस पर बस देखें कि अगर इन्वेंट्री जैसे डिक्रीज करेगा तो इज इट एवरेज इन्वेंट्री डिक्रीज होगी। एवरेज इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो वो डिनोमिनेटर है इस फॉर्मूले का, उससे तो इनफैक्ट रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। कम इन्वेंट्री होगी तो वो उसे बिकेगी भी जल्दी। तो इन्वेंट्री टर्नओवर यही शो करता है कि ऑन एवरेज हम कितने टाइम्स जो बाय और सेल करते हैं इन्वेंट्री को। तो इन्वेंट्री के कम होने से ऑब्वियसली इंप्रूव होगा, और यहाँ रेशियो से भी इंप्रूव हो रहा है। तो जिसमें डिक्रीज आंसर है वो होंगे नहीं, तो इसका आंसर बी या डी में से होगा। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर के लिए इजी है कि स्टोरेज कॉस्ट देखे एक्सपेंस है, तो स्टोरेज कॉस्ट डिक्रीज होगी तो एक्सपेंस डिक्रीज होगा, एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट इसलिए भी डिक्रीज नहीं हो सकता क्योंकि देखिए सेल्स डिक्रीज नहीं हो रही। वहाँ पे से कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री के डिक्रीज होने से कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी और प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगर स्टोरेज तो उसने उस पर इतनी बात थी कि हो सकता है ओपनिंग भी डिक्रीज हो। ओपनिंग अगर डिक्रीज होगी क्योंकि अभी से इन्वेंट्री डिक्रीज करे, तो अगर ओपनिंग डिक्रीज हो जाती है तो उससे इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और इनफैक्ट स्टोरेज कॉस्ट से प्रॉफिट बढ़ेगा उसके कम होने से, और फिर सेल्स में भी कोई फर्क नहीं आ रहा तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट डिक्रीज नहीं होगा। अगर आप ओवरऑल इस पर देखें तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर डी होगा।
Azim and Bashir both are sole trader, they provide information. Profit for the year before interest. It means ये profit from operations ही है, मसला नहीं है. लॉन्ग टर्म लोन और कैपिटल. अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो इसका ROC का फॉर्मूला होता है और ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, इक्विटी प्लस एनसीएल. अगर इसके जैसे आजिम का एनसीएल नहीं है तो उसकी इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी. बशीर का इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी से कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा. तो वो पूछ रहे आजिम का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसने सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात नहीं की, उसने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की. तो हमें दोनों क्या निकालने पड़ेंगे अगर हमें इसमें आंसर कंफर्म करना है. तो पहले आजिम का निकालते हैं. आजिम का ROC आसान है, प्री प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है. और ये हो जाएगा 86,000 से डिवाइड. तो अभी आजिम का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन कैपिटल 20% है. अब हमें इसका बशीर का भी निकालना होगा. बशीर का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 15,000 है. बशीर का कैपिटल एम्प्लॉयड 25,000 प्लस 12,500 मल्टीप्लाई बाय 100. 15,000 डिवाइडेड बाई 12,500 प्लस 25,000 मल्टीप्लाई बाई 100. तो इसका 40% है. तो अब उसने कहा आजिम का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो क्या है. बशीर का कम है, ज़्यादा है, गुना 1/3 है, 3 टाइम्स है. तो देखिए आजिम का 20% है, बशीर का 40% है. तो आजिम का ROC बशीर के ROC का हाफ है. तो हाफ ऑफ बशीर आंसर हो जाएगा बी. तो देखिए हवाई फायरिंग नहीं करनी थी. इसमें आपको कैलकुलेशन से वेरीफाई करना था और उसके लिए इसने आपको सारा डेटा भी दिया. Tiffany's major competitors invested in a new business machine for making it more cheaply. The effect of sales, but it not recorded in the accounting record. क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हमारी सेल्स डिक्रीज होंगी भी या नहीं और कितने से डिक्रीज होंगी, तो हम उसको इन टर्म्स ऑफ मनी अभी मेजर नहीं कर सकते. तो इसका आंसर मनी मेजरमेंट होगा. टर्म्स ऑफ मनी जब हम वैल्यू से कर पाएंगे तभी भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें कोई एंटिसिपेटेड लॉस या एस्टिमेटेड एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है. अभी इन टर्म्स ऑफ मनी इसको मेजर सेफली कर नहीं सकी या कर नहीं सकती. तो एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की ट्रांजेक्शन इसीलिए बुक्स में उसने रिकॉर्ड नहीं की. तो इसका आंसर कैट होगा, सी होगा, सॉरी.